हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इमेजिन करो आप एक पार्क में एक बेंच पर मस्त में बैठे हुए हो और तभी आपके बगल में बैठा हुआ एक अंधा इंसान आपसे पूछता है कि भाई मौसम बहुत सुहाना लग रहा है, मौसम को मेरे लिए जरा डिस्क्राइब कर सकते हो क्या कि मौसम बाहर क्या चल रहा है। अब इस पर आप कहते हो कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शाम हो गई है, आसमान ऑरेंज सा है जिसमें बादल किसी रुई के तरह दिखाई दे रहे हैं। इतने पर वो आदमी आपको झट से रोकता है और वो पूछता है आपसे कि ऑरेंज का मतलब क्या होता है। और तभी आपको ये क्लिक होता है कि भाई ये तो बर्थ से ही ब्लाइंड है, तो इसे तो शायद ऑरेंज का मतलब ही नहीं मालूम होगा। फिर भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो कि ऑरेंज एक वार्म कलर है, जैसे आग वार्म होती है, सॉर्ट ऑफ उसी तरीके का कलर है। इससे वो आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑरेंज तो मेरे हिसाब से फल का नाम है, राइट? और वो तो गर्म नहीं होता, तो आप किस ऑरेंज की बात कर रहे हो? अब आई नो हमारी ऑडियंस उसे एटम और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है, बट उसे ऐसे समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसने एटम या फ्रीक्वेंसी को कभी महसूस ही नहीं किया है। और इसीलिए आप फाइनली थक हार के पूछते हो कि आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है, और वो बंदा रिप्लाई करते हुए कहता है नथिंग। और आप ये सुनकर शॉक हो जाते हो क्योंकि जब आप या हम लोग जब आंखें बंद करते हैं तो हमें नथिंग नहीं दिखाई देता, हमें जो भी हम सोचते हैं उसकी इमेज दिखाई देती है ना। नाउ हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, आप और वो आदमी दोनों ही इंसान हैं, पर सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन ना होने से उसके लिए यूनिवर्स की रियलिटी हमेशा बिल्कुल अलग महसूस होती है। वो चीजों को किसी और ही पर्सपेक्टिव से देखता है और हम किसी और से। इन शॉर्ट, रियलिटी सब्जेक्टिव है और ये आप लोग भी जानते हो, बट जस्ट सिर्फ एक सेंस के ना होने से, एक इंद्रिय के ना होने से इतनी डिफरेंट हो सकती है। और यही सेम चीज होती है स्पेस एंड टाइम के परसेप्शन में भी, यानी स्पेस का कॉन्सेप्ट हर एक के लिए अलग है। और इस पर डू यू नो हजारों सालों से अनसेटल्ड डिबेट चल रहा है कि इसके एक तरफ एब्सोल्यूटिज्म है, जो फिलॉसफी ये कहती है कि स्पेस एंड टाइम फिक्स्ड है, और दूसरे तरफ है रिलेशनलिज्म, जो ये कहती है कि स्पेस एंड टाइम पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सो अब फ्रेंड्स आता है इंटरेस्टिंग सवाल कि इन दोनों भी पर्सपेक्टिव्स, इन दोनों भी फिलॉसफीज में से कौन सी फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है और जो संसार के एंटायर पिक्चर में प्रॉपर्ली फिट बैठती है। वेल, आपके पास इसका जवाब अगर है तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, और अगर नहीं है, लेट्स इन्वेस्टिगेट। सो वेल गाइस, सिनेरियो कुछ ऐसा है ना कि फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक कम्युनिटी पहले से ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर्स का यह कहना था कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्पेस एंड टाइम रियल है और सबके लिए एक समान है। मिसाल के तौर पर कलर्स, हमें कलर एक समान ही दिखते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर अगर ब्लू दिख रहा है तो आपको भी ये कलर ब्लू ही दिखेगा। बट यू नो व्हाट, ऐसा नहीं है। दुनिया के 100,000 में से हर एक इंसान को ये कलर येलो दिखेगा, और इनफैक्ट हर 12 में से एक इंसान को कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कोई ना कोई कलर आपके कंपैरिजन में दूसरा ही दिखेगा। मतलब उन्हें रियलिटी आपकी रियलिटी से अलग दिखाई दे रही है, जो बाय द वे रिलेशनलिज्म पर्सपेक्टिव से एकदम फिट बैठता है। अब कलर्स जो लाइट से पैदा होते हैं वो भी एक स्पेशियल एंटिटी है, और इसीलिए रिलेशनलिज्म का कहना यह है कि सबसे अल्टीमेट स्पेस एंड टाइम भी सबके लिए अलग अलग ही है, क्योंकि वो भी हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिक ऑब्जर्वर के लिए यूनिक है, क्योंकि वो उनके यूनिक पर्सपेक्टिव्स पर डिपेंड करता है। अब 16th सेंचुरी के फिलोसोफर स्लैश मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट एब्सोल्यूटिज्म के बिल्कुल सपोर्टर थे, क्योंकि वो ये माना करते थे कि मैथ के जरिए रियलिटी को समझा जा सकता है। उन्होंने यूनिवर्स को एक 3D ग्राफ कंसीडर किया और उस पर नेचर में दिखने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इस 3D ग्राफ पर प्लॉट किया। अब क्योंकि ये सारी चीजें बिना यूनिवर्स के रूल्स को डिसरप्ट किए ग्राफ पर प्लॉट हो रही थी, इससे रेने डेकार्ट ने ये कंक्लूड किया कि यूनिवर्स और उसके अंदर मौजूद स्पेस दोनों ही एब्सोल्यूट है। और इससे जाकर एब्सोल्यूटिज्म ये बिलीफ लाइमलाइट में आ गई। इस बिलीफ को और भी ज्यादा फॉरवर्ड पुश तब मिला जब न्यूटन ने डेकार्ट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अपने लॉज ऑफ मोशन की थियरी को डिराइव किया और प्रूफ कर दिया कि स्पेस के साथ साथ टाइम भी एब्सोल्यूट है। दरअसल यूटन का यह कहना था कि 3D स्पेस में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो भले ही किस भी डायरेक्शन में मूव करते हो, टाइम उनके हिसाब से मूव नहीं करता। वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही आगे ही बढ़ते रहेगा, और वो भी एक फिक्स स्पीड से। अगर इसे सिंपल भाषा में बताऊं तो वो कहते हैं ना, समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट है। अब यही सोच स्पेस और टाइम को लेकर कई सालों तक चलती रही, बट देन न्यूटन ने यहां पर थोड़ा सा पंगा ले लिया। उन्होंने कैलकुलस को इजाद करके एब्सोल्यूटिज्म पर ही सवाल पैदा कर दिया। दरअसल न्यूटन जिस कैलकुलस को इजाद करने के लिए जाने जाते हैं वो असल में जर्मन पॉलीमैथ गॉटफ्रीड लेबनिज ने किया था।
लेकिन न्यूटन उस समय के एक जाने माने मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट होने की वजह से काफी ज्यादा उस चीज का क्रेडिट न्यूटन को चला गया। सो न्यूटन को काउंटर करने के लिए लेबनीज ने एब्सोल्यूटिज्म के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट रिलेशनलिज्म को सपोर्ट किया और ऐसी थियरी रखी जिससे इंस्पायर होकर आइंस्टाइन तक अपने आप को लेबनीजियन मानने लग गए। सो लेबनिज ने एग्जैक्टली क्या कहा था? सो देखो, लेबनीज मानते थे कि स्पेस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है और स्पेस मोनाड्स नाम के पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो ये कुछ पार्टिकल्स है। न्यूटन का कहना था कि ये पार्टिकल्स स्पेस में पड़े हैं और इनका पोजीशन स्पेस में एक ओरिजिन और रेफरेंस एक्सिस बनाकर बताया जा सकता है। लेकिन वहीं पर लेबनीज का पर्सपेक्टिव ये था कि इन पार्टिकल्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करके एक दूसरे की पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर इसे देखें तो ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल्स स्पेस में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और इसीलिए स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस आइडिया को भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर हुए जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि ये फील्ड्स ऑब्वियसली किसी चीज, किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगी लाइक स्पेस, सो कुछ वक्त के लिए रिलेशनलिज्म का ये कॉन्सेप्ट फिर से बैकफुट पर चला गया। एंड अगेन न्यूटन की थियरी पर लॉन्ग बिलीव करने वाले लोग कि स्पेस एग्जिस्ट करता है, वापस से इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करने लग गए विदाउट द नीड ऑफ एनी पार्टिकल। पर अगले ही सेंचुरी के शुरुआत में आइंस्टाइन ने फिर से यहां पर पासा पलट दिया। 20th सेंचुरी के आते ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया कि स्पेस टाइम एक सिंगल एंटिटी है जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब जैसे कि हम ये जानते हैं, अगर हम स्पेस में मूव करेंगे तो टाइम स्लो होगा और साथ ही स्पेस भी वॉर्प होगा, और यही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इन शॉर्ट, आइंस्टाइन ने यह प्रूव कर दिया कि स्पेस टाइम एक दूसरे के लिए रिलेटिव है और अलग अलग लोगों के लिए अलग है। अब इससे अगेन रिलेशनलिज्म की पकड़ वापस से बनने लग गई और न्यूटन के एब्सोल्यूट स्पेस टाइम का फंडा टूटते हुए दिखने लग गया। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक और एक कॉन्सेप्ट को यूज किया था, जो था ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। और जैसे कि हमने पहले भी जाना कि फील्ड के एग्जिस्ट करने के लिए एक मीडियम यानी कि स्पेस का एग्जिस्ट करना जरूरी था, और इसीलिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने एब्सोल्यूटिज्म और रिलेशनलिज्म के एकदम बीच में लैंड किया। यानी अभी भी सवाल यह था कि स्पेस और टाइम रियल है या अनरियल। अब आई नो आप ये सोचोगे कि जब स्पेस टाइम एक्सपर्ट फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे पा रहा तो कौन सी फिलॉसफी करेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा? वेल, यहां पर एंट्री होती है द इमर्जेंस थियरी की। बेसिकली एक ऐसी थियरी है जो प्रूफ करती है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिसेंटली लॉस एंजलिस के कुछ साइंटिस्टों ने जब इस थियरी को इस क्रिस्टल के माध्यम से समझा, तब उन्हें यह पता चला कि रियलिटी या स्पेस टाइम बस हमारे दिमाग की उपज है। एंड वेट, लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली क्रिस्टल्स एक पैटर्न होते हैं जो कंटिन्यूअसली एक सेल के रिपीट होने से बनते हैं। अब यहां पर देखो, यह है क्रिस्टल लैटिस का मॉडल जो दिखने में सिमेट्रिक है, लेकिन इसके 2D शैडो पर अगर ध्यान दे तो वो एसिमेट्रिकल है। इसी एसिमेट्रिकल पैटर्न को क्वाजी क्रिस्टल कहते हैं, और इमर्जेंस थियरी का भी यही मानना है कि हमारा यूनिवर्स भी इस 8 डिमेंशनल क्रिस्टल का 3D प्रोजेक्शन है, जिसका बेसिक यूनिट सेल एक टेट्राहेड्रॉन है, और इस टेट्राहेड्रॉन के एक साइड का लेंथ प्लैंक लेंथ जितना है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल से भी 10⁻16 टाइम्स छोटा है। इस टेट्राहेड्रॉन के अलग अलग पैटर्न में अरेंज होने से फंडामेंटल पार्टिकल्स बने हैं और फिर पूरा यूनिवर्स। पर फ्रेंड्स, सवाल यह है कि इनके इस अलग अलग अरेंजमेंट की आखिर वजह क्या है? वेल, यू वोंट बिलीव द आंसर इज आवर कॉन्शियसनेस। क्योंकि देखो, ये पूरा वर्ल्ड और इसे बनाने वाले ये टेट्राहेड्रॉन्स भी महज इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन है वो कोई भी चीज जिसका कुछ मीनिंग हो और वो हमें सिमुलेट कर सके। अब ऐसे में मीनिंग्स को अगर समझे तो वो नेचर का कोई भी सिंबल या पैटर्न हो सकता है, जिसे समझने के लिए हम एक सिंबल या पैटर्न को दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बताओ ये क्या है? वेल, व्हाई क्यों नहीं? क्योंकि आपके ब्रेन ने सबकॉन्शियसली कंपेयर किया कि यहाँ ये लाइन नहीं है। अब इसी तरह के कंपैरिजन के लिए चॉइस चाहिए जो सिर्फ कॉन्शियसनेस से ही आती है। कॉन्शियसनेस एक एक्टिव प्रोसेस है और एक पैसिव प्रोसेस नहीं। मतलब रियलिटी बस हमारे कॉन्शियसनेस से ही जन्म लेती है, और इमर्जेंस थियरी के साइंटिस्ट कोई हवा में ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि इमर्जेंस थियरी सारे मेन स्ट्रीम फिजिक्स के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर डेवलप की गई है, और ये साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बोल रहे हैं, जिसे 2022 में बाय द वे नोबेल प्राइज भी मिला था। एग्जैक्टली
क्वांटम एंटेंगलमेंट के बेसिस पर। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट को मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट चलो इमर्जेंस थियरी के कॉन्टेक्स्ट में आइए समझते हैं कि ये क्या है। देखो, क्वांटम एंटेंगलमेंट फिजिक्स का एक वियर्ड फिनोमेनन है जिसमें दो पार्टिकल्स एक सोर्स से जनरेट होते हैं और उनके बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है जिससे पार्टिकल्स क्वांटमली एंटेंगल्ड हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं आपस में। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये पार्टिकल्स सबसे पहले सुपरपोजिशन स्टेट में होते हैं, जो कि एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जैसे स्पिन, पोजीशन, मोमेंटम एटसेट्रा डिसाइड नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई भी कॉन्शियसली ऑब्जर्व करता है, ये कोलैप्स हो जाते हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज तुरंत डिसाइड हो जाती है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम सभी का अलग अलग यूनिक दिमाग, जिसमें अलग अलग यूनिक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है और सर्किट्स है, अपने रिजल्टिंग पर्सपेक्टिव से प्रोसेस करते हैं और हमारा अपना यूनिक वर्जन ऑफ रियलिटी प्रकट होता है। तो काइंड ऑफ यहां पर अगर देखा जाए तो हर एक इंसान या लिविंग बीइंग के कॉन्शियसनेस का मैटर के परसेप्शन पर एक काफी बड़ा रोल है और इसीलिए शायद जिस रियलिटी को हम ट्रूली रियल या एब्सोल्यूट मान के बैठे हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेशनल है। अब फ्रेंड्स, इस विषय को और डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसी थियरी बनानी होगी जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ही फ्रेमवर्क्स को जोड़ सके और हमें और क्लैरिटी दे सके। और शायद इमर्जेंस थियरी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपीटिंग थियरी है। इसके अलावा एक और एक थियरी है कॉल्ड द सिमुलेशन थियरी, जो सिर्फ और सिर्फ जो भी अपने रिलेटिविस्टिक और क्वांटम मैकेनिक्स के स्टैंड पॉइंट्स के बेसिस पर दावा कर रही है कि स्पेस और टाइम रियल नहीं है बल्कि रिलेशनल है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स देती है। क्योंकि फ्रेंड्स, साइंटिस्टों ने अब हीलियम एटम को तक पूरी तरीके से सिमुलेट भी कर लिया है। मतलब आने वाले दिनों में मे बी वो मॉलिक्यूल, ऑब्जेक्ट और इनफैक्ट ब्रेन को भी सिमुलेट कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि शायद वाकई में हम एक सिम्युलेटेड वर्ल्ड का ही हिस्सा है। वेल फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। यहां पर क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।